हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस साइड योहान। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप मेथड से अपने ट्रेडिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या इशू होता है ना कि जो ट्रेडर्स होते हैं मार्केट में जब आते हैं तो 1-2 साल 3 साल कभी कभी बीत गया रहता है एंड कोई खास चेंजेस नहीं देखने में आते हैं। तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि इसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीज़न होता है वो होता है कि एक स्ट्रक्चर्ड वे में हम लोग नहीं फॉलो करते हैं रूल्स, एंड एक अनस्ट्रक्चर्ड मेथड होता है हमारा ट्रेडिंग को अप्रोच करने का, जिसके कारण हमें कोई खास इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिलता है। तो हम लोग इस वीडियो में स्पेसिफिकली माइंडसेट पर्सपेक्टिव से जानने वाले हैं कि कैसे हम लोग अपने ट्रेडिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड बिफोर दैट, अगर आप नए हो तो सबसे पहले तो आपको प्रोफाइल में जाना है एंड हाईलाइट सेक्शन के अंदर जाना है, एंड जो सबसे पहली वीडियो है वहाँ से आपको वीडियोस वॉच करना स्टार्ट करना है। क्योंकि हो सकता हो कि कुछ ऐसी चीज़ें मेंशन्ड हो जो कि आपने पहले नहीं सुनी होगी। तो उसके लिए ये समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाउ डू आई थिंक, एंड मार्केट से रिलेटेड और भी जो क्वेश्चंस होंगे जो आपको पता चलेंगे। अब हम लोग वापस टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो सबसे पहले जो है ना, हमें एक हाइपोथेसिस लेके चलनी रहती है। आपको अगर याद होगा, मैंने फर्स्ट वीडियो में भी अपनी हाइपोथेसिस बताई थी कि मैं किस तरीके से सोचता हूँ जब मार्केट अप ट्रेंड में रहता है और डाउन ट्रेंड में रहता है। लेकिन अगर हमें एज अ ट्रेडिंग होल अगर अप्रोच करना है तो उसमें हाइपोथेसिस सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है एक चीज़ की रियलाइजेशन। वो रियलाइजेशन ये होती है कि जो 95% ऑफ द ट्रेडर्स होते हैं ना, वो एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम तक पैसे नहीं बना पाते हैं। हाँ, सेबी की रिपोर्ट आपको ज़रूर बोलती है कि 90% ऑफ द ट्रेडर्स करते हैं, लेकिन एक लंबे पीरियड्स ऑफ द टाइम देखते हैं तो एक 95% ऑफ द ट्रेडर्स पैसे नहीं बना पाते हैं। और अगर मैं इसको और थोड़ा नैरो डाउन करूँ, जो रियलिटी है वो है कि 99% ऑफ द ट्रेडर्स उतना ज़्यादा अच्छा पैसा नहीं बना पाते हैं जितना कि जो लास्ट के जो 1% ट्रेडर्स बनाते पाते हैं। तो अब जो इसमें जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है ना वो ये है कि ऐसा लगभग सारे ही फील्ड्स में होता है। ऐसा नहीं है कि ये ट्रेडिंग में ही स्पेसिफिकली है, सारे के सारे फील्ड्स में जो सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाले रहते हैं वही वो टॉप 1% या टॉप 0.1% लोग रहते हैं। तो अगर हमें ट्रेडिंग में अगर उस लेवल तक जाना है तो उसमें क्या करना है? तो सिंपल सी चीज़ है कि अगर किसी को एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो हमें या तो जो 95% ट्रेडर जो लूज़ करते हैं उसके जो अलावा हैं जो 5% ट्रेडर्स है, या तो उनकी तरह सोचना है, या फिर हमें जो 95% ऑफ द ट्रेडर्स जो मिस्टेक करते हैं उनकी तरह वो सारे सेम मिस्टेक्स नहीं करने हैं। तो यही सारी सेम चीज़ है। तो ये हमारा जो हाइपोथेसिस है। अब इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है ना कि जो 95% ऑफ द पीपल है वो ऑलमोस्ट थिंक करते हैं या फिर गैम्बल करते हैं। आप गैम्बल बोलो चाहे ट्रेड बोलो, उनका जो पैटर्न होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। और यही सबसे बड़ा रीज़न है कि 95% ऑफ द ट्रेडर्स लूज़ करते हैं। तो या तो हम 5% बेटर की तरह अप्रोच करें, या तो जो 95% जो मिस्टेक करते हैं वो करें। तो 5% क्या करते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बट जो सबसे पहली चीज़ है वो है कि जो 95% ऑफ द ट्रेडर्स जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं अपने लिए, उन चीज़ों को हम लोग कैसे ऑब्जर्व करें। तो एक पर्सन है डेविड, अगर आप इंटरनेट पे जाकर के सर्च मारोगे गूगल पे, व्हाट इज़ द नंबर 1 मिस्टेक्स फॉरेक्स ट्रेडर्स मेक, तो आपको एक बहुत ही एक डिटेल्ड रिपोर्ट आएगी सामने। ठीक है, तो मैं ये रिपोर्ट आपको ओपन करके एक बार दिखाता हूँ। तो ये है कि वाई डू मैनी फॉरेक्स ट्रेडर्स लूज मनी, हेयर इज द नंबर 1 मिस्टेक। ये इन्होंने लिखी है ये चीज़। तो मैं आपको ये इंटरनेट पे सर्च करना है, आपको ये आर्टिकल निकालना है। डेली एफएक्स ने इस आर्टिकल को पोस्ट किया था December 6, 2016 को। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जा करके सर्च करना और इस पूरे आर्टिकल को ना एक बार देखना। क्यों? क्योंकि ये आर्टिकल बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में बात करता है। तो हम लोग अभी इसका समरी जानने वाले कि आखिर इस आर्टिकल में किसकी बात की गई है। तो इसमें बात की गई है कि क्वार्टर 2014 से 2015 जो ब्रोकर है आपका, एक लीडिंग फॉरेक्स ब्रोकर है, उसमें जो ट्रेडर्स जो क्लाइंट्स होते हैं ब्रोकर के, उन्होंने टोटल 43 मिलियन रियल ट्रेड्स जो प्लेस किए थे, उसकी स्टैटिस्टिक्स, उसकी इन्फॉर्मेशन के बारे में ये है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा हमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, जिससे कि हमें ये पता चलेगा कि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स क्या मिस्टेक कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखते हो तो वेरियस पेयर्स होते हैं ट्रेड करने को। ऑस्ट्रेलियन डॉलर येन है हमारे पास, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर है, बहुत सारे आपको पेयर्स दिख रहे हैं। और यहाँ पे जो वाई एक्सिस पे है ना, वहाँ पे आपको दिख रहा है कि परसेंटेज, कि कितने परसेंटेज हमारा विनिंग परसेंट है।
जो आपको ब्लू दिख रहा है वो है विनिंग परसेंटेज एंड जो रेड दिख रहा है वो है लूजिंग परसेंटेज। तो अगर आप क्लियरली यहाँ पे देखोगे ना तो आपको विनिंग परसेंटेज जो है वो बहुत ही ज्यादा है एज कंपेयर टू लूजिंग परसेंटेज। बहुत ज्यादा मतलब 50% से तो ऊपर ही है, राइट। एंड जो अगर अभी हम लोग देखते हैं जो नेक्स्ट चीज है वो ये है कि एवरेज पिप्स यानी कि एवरेज गेन और एवरेज लॉस के बीच का कंपैरिजन। अब यहीं पे आपको पूरी की पूरी चीज यहाँ पे रियलिटी पता चल जाती है। एवरेज गेन जो कि ब्लू बार से दिखाया गया, अगर आप इसमें देखोगे एंड अगर आप एवरेज लॉस देखोगे तो आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ जाता है कि लोग जो 50% ऊपर तो प्रॉफिटेबल रहते हैं लोग, लेकिन जो वो गेन करते हैं वो गेन का अमाउंट कम रहता है एंड लॉस का अमाउंट बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका एक सैंपल साइज से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर हम लोग यूरो यूएसडी का एग्जांपल देखोगे, और मैं चाहूँगा कि आप ये आर्टिकल को प्लीज़ जा करके पढ़ना क्योंकि आपको एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंसाइट मिलेगी जो कि आपको एक कोर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि क्यों सबसे ज़्यादा ट्रेडर्स लूज करते हैं पैसा, और यही सबसे बड़ा रीज़न रहता है। आप साइकोलॉजी, ट्रेडिंग माइंडसेट, इन सारी चीज़ों को आप ब्लेम कर सकते हो, आप जस्टिफाई भी कर सकते हो उसको, लेकिन वो तो होता है एक सरफेस लेवल चीज़। बट जो हमारा ब्रोकर होता है ना, जहाँ पे हम लोग ट्रेड्स पंच करते हैं, वो आपको रियलिटी दिखाता है। इट डजेंट मैटर कि आप डिस्क्रिशनरी करते हो, सिस्टमैटिक करते हो या आप एल्गो ट्रेडिंग करते हो। एट द एंड ऑफ द डे ये मैटर करता है कि जब आप ट्रेड प्लेस करते हो तो आपने जब एंट्री प्राइस कितनी थी आपकी, आपने जब कट किया तो आपने कब लॉस कट किया। यहाँ पे स्टॉप लॉसेस की बात नहीं हो रही है। स्टॉप लॉस आप लगाते हो या नहीं लगाते हो इससे फर्क नहीं पड़ता है, आप लॉस कट कर रहे हो तो वो कब कर रहे हो। सिमिलरली अगर आप टारगेट की बात कर रहे हो तो यहाँ पे टारगेट, आप टारगेट पे एग्जिट कर रहे हो या आप उसके पहले ही कर ले रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं है। आपने जब ट्रेड प्लेस किया, आप कब अपना लॉस कट कर रहे हो एंड कब आप अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हो, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इसमें देखोगे तो मोस्ट ऑफ द जो क्लाइंट्स है यूरो यूएसडी जो ट्रेड करते हैं, 61% ऑफ द क्लाइंट ने प्रॉफिट में क्लोज किया था। तो अगर इतनी ज़्यादा बार अगर क्लोज करे तो उनको तो भाई प्रॉफिट होना चाहिए। लेकिन रियलिटी क्या है कि जब भी वो लॉस करते थे वो एवरेज 83 पिप्स का लॉस करते थे, और जब भी वो एवरेज प्रॉफिट करते थे वो 48 पिप्स का करते थे। एंड ये सारी की सारी चीज़ें हैं ना सेम, आप स्टॉक ट्रेड करते हो, कमोडिटी, इंडेक्स, फ्यूचर सब करते हो, लगभग ये सारी चीज़ें यही रहती है स्टैट्स के अकॉर्डिंग। और अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जो फॉरेक्स की बात कर रहे हैं, इसीलिए क्योंकि इसके ऊपर रिसर्च हुई थी। अब आपको पिप्स पता है या नहीं पता है इससे ज़्यादा मैटर नहीं करता, आप इसे एज अ पॉइंट आप इमेजिन कर लो कि जब भी आप गेन कर रहे हो आप 48 पॉइंट्स गेन कर रहे हो, और जब आप लूज कर रहे हो आप 83 पॉइंट्स लूज कर रहे हो। इसका मतलब क्या है कि आप 1.72 आई थिंक, राइट, यानी कि आप 1.7 रुपीज रिस्क कर रहे हो सिर्फ 1 रुपये बनाने के लिए, यानी कि जो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड है वो 1:1 से भी कम है। एंड यही सबसे बड़ा इशू होता है कि ट्रेडर्स पैसे नहीं बना पाते हैं। क्या है कि उनका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होता है वो गलत होता है। यहाँ पे एक्यूरेसी की कुछ भी नहीं है, 61% एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है। इनफैक्ट ऐसे बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे हेज फंड्स हैं, प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फर्म्स में ट्रेड करने वाले ट्रेडर्स हैं जो कि 30%, 25%, 35% एक्यूरेसी पे ट्रेड करते हैं, बट उनका रिस्क टू रिवॉर्ड ज़्यादा रहता है एंड वो इसीलिए इसी कारण से प्रॉफिटेबल रहते हैं। तो अगर हम लोग रिस्क टू रिवॉर्ड की अभी जैसे हम लोगों ने बात की ना, तो रिस्क टू रिवॉर्ड भी एक तरीके का मुझे थोड़ा फ्लॉड कंसेप्ट लगता है अगर आप रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव से बात करो। फॉर एग्जांपल इसका क्या मतलब हुआ कि लेट्स से मैंने एक ट्रेड लिया एंड मुझे लगता है यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है। मैंने 10 पॉइंट का रिस्क लिया एंड मैंने 20 पॉइंट्स का रिवॉर्ड कैप कर दिया। तो क्या मुझे सपना आया है कि यहाँ से मार्केट 20 पॉइंट से ऊपर जाएगा, क्या इससे और ऊपर नहीं जा सकता है? द आंसर इज एब्सोल्युटली नॉट। तो इसीलिए जो रिस्क टू रिवॉर्ड का जो कंसेप्ट है ना वो थोड़ा सा फ्लॉड है रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव से। हाँ, बट रिस्क के पर्सपेक्टिव से ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हमारा जो गोल होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जब भी हम लोग कोई भी ट्रेड्स को पंच कर रहे हैं या एग्जीक्यूट कर रहे हैं, हमेशा ऑलवेज हमें पता होना चाहिए कि हम लोग इस ट्रेड में कितना ज़्यादा रिस्क करने वाले हैं। एंड ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। तो अगर आप इस ग्राफ को देखोगे तो
तो एक सिंपल सा है, आपने बहुत ज़्यादा बार इसे देखा होगा कि जब भी हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लेट्स से अगर 1:1 है, तो अगर हम लोग 50% ऑफ द टाइम्स अगर राइट रहते हैं तो हम लोग ब्रेक इवन पे रहते हैं, और अगर हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 है तो हमें सिर्फ 33% ऑफ द टाइम राइट रहना पड़ता है। तो ऐसा भी नहीं है कि हमें गोल करना है कि 1:4, 1:3, 1:5 है। हम लोग एटलीस्ट मिनिमम 50% या 40% ऑफ द टाइम तो राइट रह सकते हैं, राइट, एंड उसी से हम लोग प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। लेकिन जब भी आप 2:1 यानी कि जब आप 2 रुपये रिस्क करते हो 1 रुपये कमाने के लिए, तो यहाँ पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 67% है, यानी कि 50% से ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपको मेहनत करनी पड़ सकती है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि जो मैंने आपको फ्लॉड के बारे में बताया ना, कि अब रिस्क टू रिवॉर्ड अगर हम लोग फिक्स कर देते हैं तो क्या है, ठीक है। तो अगर आपको एज अ ट्रेडर अगर इम्प्रूव करना है ना, तो कोई भी चीज़ हम लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं पॉसिबल। तो उसके लिए क्या है कि हमें स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज करना होगा। तो जो सबसे पहला स्टेप है वो है कि हमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लिमिट करना होगा। अभी मैंने जस्ट बताया कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लिमिट करना बेकार चीज़ है, लेकिन हमें ये करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? वो है कि डिसिप्लिन सेट करने के लिए। तो क्या करना है कि हमें जब भी ट्रेड हम लोग करने वाले हैं ना, हम लोग हमेशा ट्रेड करने वाले हैं 2 लॉट्स में। कभी भी हम लोग 1 लॉट में ट्रेडिंग नहीं स्टार्ट करने वाले, हम लोग हमेशा स्टार्ट करेंगे 2 लॉट में। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में हम जब भी करेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि हम लोग सिर्फ एक ही क्वांटिटी में करेंगे, ज़्यादा क्वांटिटी में करेंगे। तो आई एम नॉट सेइंग कि आप 10 लॉट, 20 लॉट, 30 लॉट में स्टार्ट करो। जब भी स्टार्ट करो 2 लॉट में करो। क्यों? क्योंकि इससे हमें एक हैबिट बिल्डिंग होगी। सबसे पहला है स्टेप ए जो है हमारा, वो है कि हमें रिस्क टू रिवॉर्ड को लिमिट करना पड़ेगा। यानी कि लेट्स से अगर हम लोग 2 लॉट में ट्रेड कर रहे हैं, तो जो पहली क्वांटिटी है आप डिसाइड कर लो आपको क्या करना है। या तो आप 1:1.5 या 1:2 पे आप 1 लॉट एग्जिट करोगे, एंड जो सेकंड लॉट है ना उसको आप होल्ड करोगे। कब? स्टॉप लॉस कॉस्ट में लगा करके। उसका ये फायदा होगा कि आप अगर गलती से मार्केट पूरा ट्रेंड करता है तो आप कैप्चर कर लोगे। लेकिन ये हमारा मेन मोटिव है ही नहीं। इसमें जो हमारा सबसे पहला मेन मोटिव है वो ये है कि हमें डिसिप्लिन बिल्ड करना है। क्योंकि जब आपने पहली बार जब 1:2 सेट किया ना, हमने यहाँ पे कोई भी बात नहीं की कि हमारा यहाँ पे सपोर्ट अप्रोच हो रहा है या रेजिस्टेंस अप्रोच हो रहा है या फिर कोई एक इंडिकेटर ने आपको सिग्नल दिया इसलिए आपने 1:2 को कैप किया। हमने यहाँ पे कुछ भी चीज़ के बारे में नहीं सोचा है, डायरेक्टली 1:2 पे कैप कर दिया हम लोगों ने कि भाई मेरा तो जो पहला लॉट है वो एग्जिट तभी होगा जब वो 1:2 को हिट करेगा। तो ये होता है हमारा स्टेप ए। तो जब स्टेप ए जब हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं ना, और जब हम लोग इम्प्रूव करते हैं इसके आगे, तो उसके बाद जो हमारा अगला स्टेप आता है वो होता है ट्रेलिंग करना स्टॉप लॉसेस को। इसमें क्या होता है कि हमें इसमें रिवॉर्ड को हमेशा ओपन रखते हैं। यानी कि हम लोग इसमें रिवॉर्ड सेट नहीं करते, और हमारा जब भी पोजीशन जब हम लोग एग्जिट करते हैं वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता है हमारा। कभी भी हम लोग टारगेट सेट नहीं करते। अब इसमें क्या है ना कि आप डायरेक्टली कभी भी स्टेप बी पे आप नहीं जंप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर कोई पूछता है बहुत सारे लोग कि मुझे स्टॉप लॉस को अगर ट्रेल करना है मैं कैसे कर सकता हूँ, सबसे पहला मेथड क्या है कि आप कोई मूविंग एवरेज वगैरह ड्रॉ कर लो, या फिर आप कोई सुपर ट्रेंड लगा लो, एंड या तो आप प्रीवियस स्विंग लोज या स्विंग हाइज के ऊपर आप ट्रेल करके करो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मोस्ट ऑफ द लोग नहीं कर पाते। आपने भी ये सारे मेथड सुने होंगे, लेकिन आप खुद से पूछो क्या आप ये कर पाते हो? अगर कर पाते हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, अगर नहीं कर पाते हो तो इसके पीछे का रीज़न सबसे बड़ा यही है। इसमें कोई बहुत बेकार बात नहीं है, नॉर्मल है, सिंपल सी चीज़ है कि आपने स्टेप ए को फॉलो नहीं किया। तो आप कभी भी स्टेप ए से डायरेक्ट आप स्टेप बी पे आप जंप करोगे, आप डायरेक्ट स्टेप बी नहीं कर सकते हो। तो जो सबसे पहला स्टेप होना चाहिए वो है आपका कि आप एक रिस्क टू रिवॉर्ड फिक्स करो, आधी क्वांटिटी एग्जिट करो, एंड फिर आप स्टॉप लॉस ट्रेल करके होल्ड करो ट्रेड को। एंड जो स्टेप सी होती है जो कि सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होती है वो है पिरामिडिंग। ठीक है, मैंने आपको पिरामिडिंग के बारे में बताया, इसके बारे में और डिटेल में मैं बताऊंगा पिरामिडिंग कैसे होती है। लेकिन सिंपल सी चीज़ है कि आप पिरामिडिंग कभी भी आप स्टेप बी पे जाए बिना नहीं कर सकते हो, यानी आप स्टेप ए से स्टेप सी पे कभी कर ही नहीं सकते हो पिरामिडिंग। इसके पीछे आपको बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इशू आप फेस करने वाले हो, जिसके बारे में हम लोग बाद में बात करने वाले हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि एवरेज डे एक ट्रेडर का कैसा जाता है, तो सबसे पहला क्या होता है कि वो हमेशा टॉप फाइंड करने की कोशिश करता है। यानी कि जैसे ही उसको मार्केट ऊपर जाते हुए दिखता है वो कुछ तो भी इंडिकेटर लगा लेंगे, जैसे कि RSI ओवर बॉट हो गया है या फिर कुछ भी उनको दिख सकता है और उनको लगे कि अब तो मार्केट यहाँ से नहीं गिर सकता है और वो वहाँ पे शॉर्ट करेंगे। दूसरा क्या हो सकता है कि मार्केट नीडल की तरफ फॉल हो रहा है, कंटिन्यूसली फॉल हो रहा है, RSI स्टोचैस्टिक्स ये सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं और
ऐसा सोच रहे हैं कि मार्केट ओवरसोल्ड हो चुका है, अब तो यहाँ से मोमेंटम आ जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं कि बाय करने की कोशिश करते हैं। ये एक एवरेज ट्रेडर की नॉर्मल डे टू डे लाइफ होती है। और तीसरा क्या होता है कि कभी भी रिस्क नहीं डिफाइन करते हैं ट्रेड लेने से पहले। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या है, क्योंकि उनका जो मेन गोल होता है वो यही होता है कि रिवॉर्ड हमें क्या मिलेगा, क्या ये ट्रेड प्रॉफिटेबल होगा क्या नहीं होगा, ये सबसे पहली चीज़ दिमाग में चलती है। हालांकि इससे पहले जो चीज़ आनी चाहिए कि अगर हम लोग ट्रेड ले रहे हैं, ले या ना ले ये तो दूर की बात है, अगर ट्रेड ले रहे हैं तो इसमें रिस्क कितना होना चाहिए, ये सबसे पहला होता है, जो कि मोस्ट ऑफ द लोग नहीं सोचते हैं। और जो चौथी मिस्टेक जो मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करता हूँ, जो कि रियल लाइफ से बहुत ज़्यादा मैच करता है, वो ये है कि हम लोग हमेशा कोई भी ट्रेड अगर हमारे ट्रेंड के अगेंस्ट जाता है और एक मोमेंटम आती है ना, तो हमें ये लगता है कि अरे हमारा तो नया ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। तो अभी जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैं यहाँ पे लगाता हूँ कि लेट्स से मार्केट गिर रहा है, ओके, मार्केट गिर रहा है। तो अब क्या हुआ, आपको दिख रहा है कि यार मार्केट तो गिर रहा है, बहुत ज़्यादा गिर गया, तो आपको यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी, तो क्या हुआ, मूड में आया कि यार बाय कर लेते। क्यों? क्योंकि मार्केट अगर यहाँ से रिवर्स कर गया तो क्या होगा। तो अब एक सिंपल सी चीज़ है, मैंने पहले इसके बारे में बात किया था स्पेसेस पे, कि ये जब भी हम लोग ऐसा बिहेवियर शो करते हैं ना, तो ये बस ये शो करता है लैक ऑफ मार्केट अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि मार्केट कभी भी डायरेक्ट वी शेप रिकवरी बहुत रेयरली देता है। अगर आप अपने माइंड में रिकॉल करने की कोशिश करो कि मार्केट वी शेप रिकवरी कब दिया, तो आपके दिमाग में आएगा कि हाँ मार्केट वी शेप रिकवरी होती है, मार्केट गिर रहा है, अचानक से वो छोटा सा पुल बैक लेकर के वो ऊपर चला गया। ये दिमाग में इसलिए लगता है क्योंकि ये एक बहुत ही रेयर इवेंट रहता है। हालांकि मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी मार्केट गिरता है तो आपको वो प्रॉपर टाइम देगा, आपको वो लोअर हाई हायर लो बना करके, हायर हाई हायर लो बना करके वो ऊपर आपको जाते हुए दिखने वाला है हमेशा। अब इसका जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ना कि ये क्यों होता है, तो इसी चीज़ को ऑब्जर्व किया गया था। जो ट्रेडर आपको बैठे रहते हैं ब्रोकर के ऑफिस में और वो देखते हैं कि ट्रेडर्स पंच कैसे कर रहे हैं। तो ये स्टोरी है लेमन ब्रदर क्राइसिस की, आपको पता होगा जो हुआ था। तो सितंबर 15, तो उस समय क्या हुआ था कि डाउ जोन्स ना फॉल हो रहा था और ब्रोकर के ऑर्डर फ्लो में ना क्वांटिटी दिख रही थी जो रिटेल उनके क्लाइंट्स पंच कर रहे थे। तो आप सोचो उनका माइंडसेट कैसा था कि डाउ जोन्स गिर रहा है एंड वो बाय करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में क्या चल रहा है कि अगर कोई भी चीज़ फॉल कर गई है तो वो चीज़ चीप है, वो सस्ती चीज़ है, तो हम लोग इसे बाय कर लेते हैं। लेकिन मार्केट हमारा चीप और एक्सपेंसिव मेंटालिटी से नहीं चलता है। ये हमारा सुपर मार्केट नहीं है कि कोई तो भी सेल चल रहा है एंड मैं इसे चीप में उठा लेता हूँ। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा बड़ी इशू रहती है। और अगर उस दिन की बात करोगे आप डाउ जोन्स में, तो एक सिंगल ग्रीन कैंडल आपको दिखी थी एंड उस ग्रीन कैंडल में जितना ऑर्डर फ्लो क्रिएट हुआ था उनके क्लाइंट्स का, आपको उससे पता चलेगा कि बहुत सारे लोगों ने बहुत बड़ी क्वांटिटी पंच कर रही थे जब भी एक ग्रीन कैंडल बनी थी। तो ये सारे जो मिस्टेक्स है ना, जो कि एक नॉर्मल जो बिहेवियर होता है, जिसको रिटेल ट्रेडर का भी जो बिहेवियर बोलते हैं, ये सारी चीज़ें वो बिहेवियर शो करते हैं। एंड यही सबसे बड़ा रीज़न होता है कि 95% ऑफ द ट्रेडर्स जो हैं वो पैसे लूज़ करते हैं। और जो सबसे लास्ट है वो ये है कि टेकिंग अ ट्रेड आउटसाइड द रूल बुक। लेट्स से मैंने डिसाइड किया है कि मैं ये सेटअप यूज़ करूँगा। आप मुझे कभी भी देखो, आप ट्विटर पे मैं लगभग सेम सेटअप ही यूज़ करता हूँ। मेरे 4-5 सेटअप्स हैं तो एक्चुअली में 15-20 सेटअप, लेकिन मैंने डिसाइड करके रखा है कि मैं सिर्फ यही 4-5 सेटअप्स को यूज़ करूँगा और मैं हमेशा वही यूज़ करता हूँ। प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि जब हम लोग ट्रेड्स पंच कर देते हैं जो कि हमारे रूल बुक में मेंशन नहीं है। अब इसके पीछे का क्या रीज़न है? फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में टाइप बी सेटअप के बारे में बताया, उसमें क्या है कि जब भी ब्रेकआउट होता है हम लोग ट्रेड लेते हैं, अगर ब्रेकआउट फेल हो जाता है तो भी हम लोग उसको ट्रेड ले लेते हैं। तो जब आप उसको कंटिन्यूसली जब आप ट्रेड करोगे ना, तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि इसकी एक्यूरेसी कितनी है, ये कितने टाइम वर्क करता है। लेकिन जब आप एक रैंडम ट्रेड पंच करते हो तो उसकी आपको स्टैटिस्टिक्स उसके पास आपका नहीं रहता है। एंड यही सबसे बड़ा रीज़न है कि हम लोग लूज़ करते हैं। इसका जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है वो होता है ओवर ट्रेडिंग। अगर आप ओवर ट्रेडिंग समझोगे तो ओवर ट्रेडिंग से क्यों लॉसेज होते हैं हमारे, अगर आप साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखोगे तो हम लोग अननेसेसरी ट्रेड्स लेते हैं। बट अगर मैंने जो ऐसे आपको बताया कि आप डेप्थ में अगर आप सोचोगे तो क्या हो रहा है एक्चुअली में ये हो रहा है, अगर आप ब्रोकर में जाके देखोगे कि आपने जब ट्रेड पंच किए ना, आपने
प्रॉफिट्स तो लगाएं 5 या 10 पॉइंट के, लेकिन आपने लॉसेस बड़े बड़े लिए। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। अगर आप देखोगे ना, एक बड़ी सी लेट से ग्रीन कैंडल बनती है, बहुत सारे लोग स्कैल्प करते हैं कि एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है एज पर द रूल, यानी मोर देन 50% ऑफ द टाइम हमारे ट्रेंड सस्टेन करते हैं। तो लेट्स से अगर एक हायर हाई एंड हायर लो बना है एंड प्रीवियस कैंडल एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, तो आप अगर ट्रेड लोगे ना उसमें, तो आप देखोगे मोस्ट ऑफ द टाइम वो नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन ही बनेगी। एंड यही चीज़ सबसे ज़्यादा लोग मिस्टेक कर देते हैं कि नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनती भी है, वो 10-15 पॉइंट कैप्चर भी करते हैं, उन्हें लगता है कि वाओ मैंने बहुत अच्छा कैप्चर किया, लेकिन जिस समय वो रिवर्स करते हैं, वो जो बड़ी ग्रीन कैंडल रहती है ना, उसमें स्टॉप लॉस उनका बहुत ही ज़्यादा हिट हो जाता है। तो यही सबसे बड़ा जो है ना मेन इशू होता है नॉर्मल ट्रेडर का। और जो लास्ट होता है वो ये होता है कि साइकोलॉजिकल इश्यूज़ में वो स्टक हो जाते हैं। तो अभी हम लोग इन सारी चीज़ों के बारे में आने वाले टाइम में हम लोग और भी बात करने वाले हैं। लेकिन एक जो सबसे बड़ा मेन क्वेश्चन रहता है ना, जो मैं देखा हूँ बहुत सारे डीएम्स आते हैं, मोस्टली लोगों का यही कहना है कि यार मैं ना चार्ट रीडिंग बहुत अच्छे से कर लेता हूँ, लेकिन मेरा पैसा नहीं बन पाता है। हो सकता हो शायद आप भी ऐसा सोचते हो कि आपकी चार्ट रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, लेकिन आप पैसा नहीं बना पाते हो। तो बट मैं बोलता हूँ कि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आप शायद सच में चार्ट रीडिंग में बहुत अच्छे हो। मे बी इसके पीछे का रीज़न ये हो सकता है कि हम लोग 3 चीज़ों के अंदर फंस चुके हैं। पहला है हैंडसाइड बायस, कन्फर्मेशन बायस एंड कॉग्निटिव डिसोनेंस। हम लोग इन्हीं 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे एंड इन्हीं 3 चीज़ों से ना हम लोग सब कुछ जस्टिफिकेशन दे देंगे कि हमारे लिए सबसे जो मेन इशू है वो क्या हो रहा है। इसके बारे में कुछ भी चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, अगर आप प्राइस एक्शन में आपने ट्रेंड लाइन वर्ड का नाम सुना होगा, क्या लगता है आपको कितने परसेंटेज ऑफ द टाइम्स ट्रेंड लाइन वर्क करते हैं? तो हमारे पास इसका एग्जैक्ट डेटा तो नहीं है, लेकिन हाँ प्रोबेबिलिटी वाइज हम लोग ये बता सकते हैं कि मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स ये वर्क नहीं करते हैं, यानी कि 50% से भी कम एक्यूरेसी है ट्रेंड लाइन के काम करने की। बट द क्वेश्चन इज कि पीपल फिर भी क्यों यूज करते हैं ट्रेंड लाइन? और वो करते तो हैं एंड कुछ लोग तो उससे प्रॉफिटेबल भी हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स नहीं हो पाते हैं प्रॉफिटेबल ट्रेंड लाइन का यूज करके, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि हो जाते हैं। मैं भी पर्सनली ट्रेंड लाइन को यूज करता हूँ। मैं आपको कभी फ्यूचर में बताऊँ कि आखिर मैं किस तरीके से देखता हूँ जिससे कि एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाती है। अगर अभी हम लोग टॉपिक के ऊपर आते हैं तो हम लोग को पता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये वर्क नहीं करती है। अगर मैं आपको बोलूंगा ना ट्रेंड लाइन के कंसेप्ट को अगर मैं सिखाता हूँ, अगर मैं आपको बोलूंगा कि आप बैक टेस्ट करो जा करके, आपको बैक टेस्टिंग में भी यही चीज़ दिखेगी ना कि यार ट्रेंड लाइंस तो वर्क कर रही है, लेकिन जब आप लाइव मार्केट में जा करके देखोगे तो आपको दिखेगा कि ट्रेंड लाइंस इतनी ज़्यादा वर्क नहीं कर रही हैं। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है? वो होता है कन्फर्मेशन बायस, और ये सबसे ज़्यादा ट्रेंड लाइंस और इंडिकेटर्स में सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपको मैंने बोला कि चलो ये ट्रेंड लाइन का कंसेप्ट है, ये मैंने आपको सिखा दिया, अब आप जा करके बैक टेस्ट करो। आपका ब्रेन खुद ब खुद ऐसे एग्जाम्पल्स को चेरी पिक करने की कोशिश करेगा जहाँ पे ट्रेंड लाइंस वर्क करते हैं। एंड यूट्यूबर्स भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं आपको दिखाने का कि देखो मैंने एक स्ट्रैटेजी आपको सिखाता हूँ, आप देखोगे 90-95% एक्यूरेसी है, जिसका कि कोई भी एविडेंस नहीं रहता है, लेकिन वो ऐसे बोल देते हैं कि 90-95% ये एक्यूरेट है। आप जा करके उसको देखोगे, आप बोलोगे यार ये तो किसने कितनी मस्त स्ट्रैटेजी बताई है, और आप जाके बैक टेस्ट करते हो, बैक टेस्ट में भी आपको बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन जब आप उसको लाइव मार्केट में एग्जीक्यूट करते हो तो वो इशू क्रिएट हो जाता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये इशू 2 कारण से हो सकता है। पहला कारण तो ये है कि आपके अंदर कन्फर्मेशन बायस आया, यानी कि आपने बैक टेस्टिंग ही गलत की, आपने मिस्टेकनली आपने इग्नोर कर दिया वो सारे ट्रेड्स जिसमें लॉस हो रहे थे। या सेकंड ये हो सकता है कि ट्रेड लेते समय आपने रूल्स फॉलो नहीं किए और आपके कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज के कारण आपने ट्रेड प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो अभी मैं आपको कन्फर्मेशन बायस क्या होता है ये आप समझ लो कि कन्फर्मेशन बायस एक ऐसी तरह की टेंडेंसी होती है जिसमें हम लोग चीज़ों को इस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं जो हमारी एक प्री एग्जिस्टिंग जो बिलीव्स होती है ना उसके अकॉर्डिंग। तो अब इसमें से सबसे पहला जो आ जाता है चीज़ वो होता है सेलेक्टिव अटेंशन। तो जैसा कि मैंने बताया ना कि जब भी हम लोग ट्रेंड लाइन को बैक टेस्ट करते हैं, हमारा जो सबसे ज़्यादा अटेंशन होता है वो उन केसेस के ऊपर जाता है जहाँ पे ट्रेंड लाइंस वर्क करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि ज़बरदस्ती कर्व फिट करते हैं अपने माइंड में ही कि ये देखो ट्रेंड लाइंस मेरा यहाँ पे वर्क कर रहा है, और हम लोग ओवरलुक कर देते हैं वैसे केसेस में
जहाँ पे कि ट्रेंड लाइंस फेल कर रहे होते हैं। अगर हम लोग जो सेकंड एग्जांपल देखते हैं सेलेक्टिव इंटरप्रिटेशन, इसका मतलब क्या है, अगर हम लोग ट्रेंड लाइन के ही पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग बात करें कि आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, आपने लोज को कनेक्ट किए और आपने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन तो हुआ लेकिन उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया, तो आप लोग उसको भी जस्टिफाई करते हो। कैसे जस्टिफाई करते हो कि सिंस ट्रेंड इज अ फ्रेंड, मार्केट ऊपर जा रहा है इसीलिए मार्केट ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके वापस से ऊपर चला गया। तो अब हम लोग इसको अगर डेप्थ में थोड़ा सोचने की कोशिश करें कि इसका फिर क्या सेंस बनता है, क्योंकि पहले केसेस में हम लोगों ने सिंस ऐसे एग्जाम्पल्स देखे जिसमें कि ट्रेंड लाइन वर्क कर रहा है, लेट्स से मार्केट फॉल कर रहा है, एक ट्रेंड लाइन बनी और मार्केट फॉल किया, तो हम लोग बोलते हैं वाओ देखो ट्रेंड लाइन वर्क कर रहा है। बट अगर हम लोग ट्रेंड लाइन नहीं ड्रॉ करते तो वो तो वैसे भी वर्क करना चाहिए था, क्योंकि मार्केट फॉल हो रहा है तो उसने वापस से अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर दिया। सिमिलरली अगर मार्केट ऊपर जा रही है एंड मार्केट ने ट्रेंड कंटिन्यू करके ऊपर चला गया, तो सिंपल हम लोग ये बोल सकते हैं ना कि मार्केट ने स्विंग ब्रेक करके ट्रेंड कंटिन्यू किया गया, इसमें ट्रेंड लाइन की क्या जरूरत थी। तो यही सबसे बड़ा इशू होता है सेलेक्टिव अटेंशन एंड सेलेक्टिव इंटरप्रिटेशन का। बट स्टिल हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि आप लोग एक्चुअली में फिर भी यूज कर सकते हो ट्रेंड लाइंस को। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जब ट्रेंड लाइन जब वर्क नहीं कर रही तो आखिर इसका यूज कैसे हो सकता है। उसका यूज इसी तरीके से हो सकता है, सिर्फ एक बेसिस के ऊपर कि लोग ट्रेंड लाइंस का यूज करते हैं, भले ही वो प्रॉफिट करते हैं या लॉस करते हैं इससे मतलब नहीं पड़ता है, हमें इससे मतलब पड़ता है कि लोग ट्रेंड लाइंस का यूज़ करते हैं। एंड सिंस लोग यूज़ करते हैं हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं अपने खुद के ट्रेडिंग में। जैसे कि मैंने आपको टाइप बी सेटअप्स में बताया था कि आप जब भी ब्रेकआउट होता है आप ट्रेड कर सकते हो, फेल में भी ट्रेड कर सकते हो। ट्रेंड लाइन में मैं आपको अभी करेंटली रिकमेंड नहीं करूंगा ये यूज़ करने का। क्यों? क्योंकि आपको उसके लिए सीखना पड़ेगा कि प्रॉपरली ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। जो मेथड यूज़ करता हूँ अगर मैं वो नहीं बताऊंगा तो उसके पहले आप मत ट्राई करना, नहीं तो आपके बहुत ज़्यादा लॉसेज होंगे। लेकिन हाँ, वो टाइप भी जो सेटअप है वो ट्रेंड लाइन पे भी वर्क करता है, लेकिन उसके लिए आपका यही एक कंडीशन होगी कि आपको ट्रेंड लाइन अच्छे से ड्रॉ करना आना चाहिए, जो कि मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। जो थर्ड जो एक होता है कि सेलेक्टिव मेमोरी, ये भी मिलता जुलता सेम टू सेम चीज है कि इसमें हम लोगों ने अब जैसे ट्रेड भी कर रहे हैं हम लोग, तो हमारे दिमाग में ना वैसे केसेस दिमाग में ज्यादा याद रहेंगे कि ट्रेंड लाइन बनी एंड ट्रेंड लाइन लेट्स से कि एक मार्केट ऊपर जा रही है, एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ और बहुत तगड़ा फॉल हुआ, तो ये चीज ना आपके दिमाग में जाकर के फिट हो जाएगी। उसके बाद आगे जाकर के भले ही वो 3 4 5 6 बार वो फेल कर जाए, आपके दिमाग में वो रहेगा कि यार एक बार ट्रेंड लाइन बनी थी ना, बहुत तगड़ा फॉल आया था, और आपको वही चीज़ वापस से नेक्स्ट टाइम लेट्स से 7th या 8th टाइम में दिख जाएगी, तो आपको लगेगा कि वाओ देखो कितना मस्त काम करता है ट्रेंड लाइन। लेकिन यहाँ पे जो मेन चीज़ है, जो मेन इशू आ रहा था हमारा, वो था कि हम लोगों ने एक सेलेक्टिवली डिसाइड किया था। अगर आप एग्जांपल देखोगे यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, मस्त है राइट, मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ पे लोज टेस्टेड है, मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया एंड ऊपर गया। तो हम लोग इसको कैसे जस्टिफाई कर देंगे, लोग मोस्टली कैसे करेंगे कि देखो यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, मार्केट फॉल तो हुआ, उसके बाद ऊपर चला गया। क्यों ऊपर चला गया? क्यों? क्योंकि मार्केट अपना ट्रेंड फॉलो कर रहा था। तो भाई क्या जरूरत है फिर इसकी। सेकंड एग्जांपल देखेंगे, बिल्कुल सेम वही चीज है कि ट्रेंड लाइन बनी, यहाँ पे फॉल हुआ, यहाँ पे ऊपर गया, तो ये तो अभी ध्यान चला गया। क्यों? क्योंकि जबरदस्ती यहाँ पे पकड़ के ड्रॉ कर रहे थे। मोस्ट ऑफ द टाइम तो नहीं भी जाएगा हमारा ध्यान, अगर आप देखोगे इन सारे कंडीशन में सेम यही हो रहा है, थोड़ा सा फॉल होता है ये चल जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे यही होता है कि क्या ट्रेंड लाइन वर्क भी करता है क्या? अगर आप ये देखोगे तो आपको ये ना बहुत अच्छे से दिमाग में प्रिंट हो जाएगा कि देखो ये ट्रेंड लाइन थी, ये ट्रेंड लाइन 1 2 3 4 4 टाइम टेस्ट हुई थी, और जैसे ही इसका ब्रेक डाउन हुआ मार्केट बहुत तगड़ी फॉल की थी। तो हम लोग इसको कैसे एसोसिएट कर देंगे कि मार्केट यहाँ से फॉल हो गई है और ट्रेंड लाइन हमारा वर्क कर गया है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो हमारा यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देखोगे 1 2 3, यहाँ पे हमारा एक टाइप बी सेटअप बना है, यहाँ पे फेल में हम लोग को यहाँ पे हम लोग शॉर्ट कर सकते थे। अगर आप सिमिलरली इस वाले केसेस में देखोगे तो आपको ये सारे कंडीशन ना दिमाग में प्रिंट हो जाएंगे, जो मैंने आपको सेलेक्टिव मेमोरी बताया था कि देखो ट्रेंड लाइन बनी एंड इसका ब्रेक डाउन हुआ, ये हो गया। तो यही मैंने अभी आपको चीज़ बताई कि जो सबसे बड़ा इशू हो रहा था मुझे इमेज कैप्चर करने का, वो यही हो रहा था कि बार बार मेरा ध्यान उन्हीं सारे एग्जाम्पल्स के ऊपर जा रहा था जिसमें कि ये ट्रेंड लाइन्स वर्क कर रही हैं। यही होता है हमारा कन्फर्मेशन बायस। तो अब कन्फर्मेशन बायस के आपको इश्यूज पता चल गए कि क्या होता है। एंड अगर आप देखोगे ना कि अब इसे कैसे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, तो उसका सबसे बेस्ट मेथड होता है, वो होता है कि सिस्टमैटिक बैक टेस्टिंग। सिस्टमैटिक बैक टेस्टिंग मतलब अभी हम लोगों ने क्या किया,
चार्ट को जाकर के स्क्रॉल कर रहे हैं हम लोग रैंडमली कि चलो पीछे जा कर के देखते हैं, तो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट ध्यान उसी पे जाएगा जहाँ पे वो वर्क करे। लेकिन अगर हम लोगों ने एक फिक्स्ड रूल बना लिया कि हमारी ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ होनी चाहिए वो एक स्पेसिफिक इसी कंडीशन की होनी चाहिए, फिर हम लोग बैक टेस्ट करेंगे, जो कि मैं आपको बताया कि मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगा, तो जा करके आप एक अच्छे से जब आप सिस्टमैटिकली बैक टेस्ट करोगे तो आप कंफर्मेशन बायस को मिटिगेट कर पाओगे। अच्छा, मिटिगेशन का मतलब क्या होता है? एक होता है कि आपने कंफर्मेशन बायस को एलिमिनेट कर दिया। मिटिगेट करने का मतलब होता है कि उसको बस रिमूव कर दिया थोड़ा सा। सेकंड है कि सीकिंग डिसकन्फर्मिंग एविडेंस, यानी कि ये है कि जानबूझ के आप लॉस मेकिंग ट्रेड्स को सर्च करो तो आप जाकर के इससे थोड़ा ओवरकम कर सकते हो। थर्ड है आपका सिंपल है कि आप पीयर रिव्यू एंड फीडबैक आप जा करके लो, जिससे कि पता चलेगा। फोर्थ है आपको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, यानी कि आप स्टैटिस्टिक सब निकाल करके देखो कि कितने आपको प्रॉफिट दे रहे हैं, कितने आपको लॉस हो रहे हैं, तब आपको जा करके पता चलेगा कि आपको ये चीज़ वर्क कर रही है कि नहीं। और ज़रूरी नहीं है कि आपको ट्रेंड लाइंस की ही मैं बात कर रहा हूँ, मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ। ये इंडिकेटर्स बहुत सारी चीज़ों में लगभग सेम चीज़ होती है। और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो है कि आपको अपना ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना पड़ेगा। इसके बारे में हम लोग बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बात करने वाले हैं, क्योंकि यही हमारा सॉल्यूशन होगा। तो अगर अभी आप देखोगे, आपने इस तरीके के ना यूट्यूब वीडियोस देखे होंगे, तो इसमें मैंने यही चीज़ आपको बताने की कोशिश की कि कैसे आपको यूट्यूब ना ट्रैप कर सकता है कन्फर्मेशन बायस दिखाने में। आप देखोगे, आई टेस्टेड 100% विन रेट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, आई टेस्टेड 92% विन रेट EDX स्ट्रैटेजी, हाइकेनाशी स्ट्रैटेजी। आप ये सारी चीज़ों को आप देखोगे ना, तो आपको बहुत ही ज़्यादा ये आपके दिमाग में स्टक करेगा। और मैं अगर आपको मेरी पर्सनल स्टोरी बताऊँ, तो मेरे साथ ना पर्सनली यही होता था। तो मैं क्या सोचता था कि लेट्स से मैं रात में सोने के लिए जा रहा हूँ, तो मैं इंस्टेड ऑफ कुछ इंटरटेनिंग देखूं, इससे अच्छा मैं कुछ नॉलेजेबल चीज़ देख लेता हूं, ऐसा मुझे लगता था। और वो नॉलेजेबल चीज़ क्या मैं सोचता था, ये इन सारी वीडियोस को मैं सोचता था कि मैं रात में कुछ फालतू देखने से अच्छा है कुछ ये सब देख लूंगा। अब आप ऐसा सोचो कि मैं रात में सोने के लिए जा रहा हूँ, मैं ये सारी वीडियो देख रहा हूँ, मेरे दिमाग में क्या चलेगा कि भाई इसने तो बहुत होली ग्रिल स्ट्रैटेजी बता दी, बहुत तगड़ी स्ट्रैटेजी बता दी, जो कि बहुत मस्त वर्क करती है। लेकिन जब आप नेक्स्ट टाइम जब जा करके नेक्स्ट डे जब आप आकर के चेक करते हो, तो आपको पता चलता है कि ये वर्क नहीं करती है। अब आपको ना इनकी साइकोलॉजी समझनी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आखिर ये ऐसा यूट्यूब पे क्यों होता है, क्यों मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स ऐसा करते हैं। क्योंकि अगर प्राइस एक्शन कोई भी पर्सन अगर पढ़ाने के लिए जाएगा ना, तो एक टाइम के बाद उसके प्राइस एक्शन के जो कंसेप्ट है वो बेसिकली रिपीट करने लग जाएंगे, यानी कि उतना ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा। है वो एक्चुअली डेप्थ और वास्ट, ठीक है, आप बता सकते हो उसके बारे में बहुत टाइम तक, लेकिन एक टाइम के बाद आपके पास नया जैसा कुछ बचाने के लिए नहीं रहेगा। तो आप सोचो कि अगर मैं एज ए यूट्यूबर हूँ, ठीक है, मेरा गोल कुछ भी नहीं है ये सब ट्रेडिंग वगैरह करना, मेरा गोल है भाई सिंपल मस्त यूट्यूब वीडियो बैठ करके बनाना है। आप मुझे बताओ मैं प्राइस एक्शन वीडियो कितने दिन तक बना दूंगा? भाई मैं 1 साल तक बना पाऊंगा, अगर मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे सब कुछ सिखाना है। हाँ, अगर मुझे डिसाइड कर लिया कि मुझे नहीं सिखाना है तो फिर तो बहुत टाइम तक हो जाएगा, लेकिन अगर मैंने डिसाइड किया है तो वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अब आप इस यूट्यूबर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, रोज नए इंडिकेटर आते हैं, मुझे क्या करना है, एक इंडिकेटर उठाया, 2 इंडिकेटर के ऊपर बेस करके मैंने एक वीडियो बना दिया। आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाओ, आप कितने ज़्यादा वीडियो बना सकते हो। एंड यही सबसे बड़ा रीज़न होता है कि ये यूट्यूबर ऐसे वीडियोस बनाते हैं। इनका कोई ऐसा गोल वगैरह नहीं होता है कि आपको हर्ट करना है, कि आप कभी प्रॉफिटेबल ना बनो। आप उनके पर्सपेक्टिव से सोचो तो आपको समझ में आएगा कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। बट एज अ ट्रेडर आपको इन सारी चीज़ों के ऊपर नहीं पढ़ना है। एंड यही सबसे बड़ा रीज़न होता है ना कि जो मोस्ट ऑफ द जो ट्रेडर्स हैं उनको बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है प्रॉफिटेबल बनने में। क्यों? क्योंकि वो इसी एक नेवर एंडिंग लूप में फंस जाते हैं। पैसे डालते हैं ब्रोकर अकाउंट में, लॉसेज हो जाता है, यूट्यूब पे जाकर के लर्निंग करते हैं। लेकिन ये बहुत ही बेकार मेथड होता है। मैंने इसके बारे में पहले मैं बहुत पोस्ट करता था कि अगर आपको ट्रेडिंग सबसे फास्टेस्ट वे में सीखना है ना, अगर आज भी आपको सबसे फास्टेस्ट वे में ट्रेडिंग सीखना है, सिंपल सी चीज़ है, आप टाइम वेस्ट अपना करना बंद कर दो। आप जाओ कोई भी यूट्यूब पे, ट्विटर पे, आपको जो भी अगर कोई पर्सन अच्छा लग रहा है, आप जा करके डायरेक्ट उससे ये सीखने की कोशिश करो कि मुझे स्टेप बाय स्टेप अगर सीखना है
तो मैं ये कैसे सीख सकता हूँ, तो आपकी जो उससे जो लर्निंग कर्व होगी ना वो बहुत ही छोटी होगी। क्यों? क्योंकि आप ये सब फालतू के वीडियोस देखने में ना टाइम पास नहीं करोगे। और बिलीव मी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि 3-4 साल वो यही सारी चीज़ें वीडियो देखते रह जाते हैं और उनके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। और लास्ट में क्या होता है, या तो पैसा मार्केट में ख़त्म हो जाता है तो वो गिव अप कर देते हैं, एंड नहीं तो ये चलते रहता है, राइट। तो एक ही सॉल्यूशन है इसका कि आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में सीखें। तो मैं जो अभी आपको जो माइंडसेट भी जो आपको समझना बता रहा हूँ ना, इसीलिए मैं आपको इतने स्ट्रक्चर्ड वे में बता रहा हूँ कि मेन इशू क्या होता है। क्योंकि अगर आपको जिस दिन मेन इशू समझ में आएगा तो आप एटलीस्ट आप प्राइस एक्शन यूज करो, आप सिस्टमैटिकली एल्गो ट्रेडिंग, आप कुछ भी करो, लेकिन आपके दिमाग में ये रहेगा कि मुझे किस तरीके से ट्रेडिंग को अप्रोच करनी है। तो मेन गोल अभी इसका यही है कि आप एक राइट माइंडसेट से एक राइट डायरेक्शन में जाओ, ठीक है। और यही ना सबकी स्टोरी भी रहती है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मोस्ट ऑफ द वीडियोस रहते हैं, अभी जैसे मैंने देखता हूँ ना कमेंट कि ब्रो आपने टाइप बी सेटअप बताया तो अब मुझे और सेटअप्स बताओ, ये करो। लेकिन अगर रियलिटी अगर आप देखोगे ना तो कहीं ना कहीं हम में भी यही सारी चीज़ें इनग्रेव्ड हो जाती है कि आप पूछोगे कि मुझे अब टाइप सी सेटअप बताओ या टाइप ए सेटअप बताओ। ऑब्वियसली इसके बारे में हम लोग फ्यूचर्स में डिस्कस करेंगे, लेकिन चीज़ है कि जब टाइप बी सेटअप जब हम लोगों ने पढ़ा तो हम लोगों में से कितने लोगों ने एक्चुअली में मार्केट में जाकर के उसको रोज ढूंढने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे टाइप बी बन रहा है। अगर मैं आपको प्रैक्टिकल सेशन में बताऊं तो बहुत कम ऐसे लोग रहते हैं जो कि एक्चुअली में टैग करते हैं या फिर डीएम करते हैं या फिर पूछते हैं कि ब्रो क्या ये टाइप बी सेटअप है, क्या ये बना, गलत है सही है, इससे कोई हमें मैटर नहीं है, लेकिन क्या हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं या फिर हमारा गोल ये हो गया है कि नहीं भाई मैंने तो ये ट्रेडर सेटअप सीख लिया, अब मैं नए सेटअप के ऊपर जाऊंगा, तो फिर वही चीज लूप वाली चीज हो जाती है कि हम लोग लूप में स्टक कर जाते हैं। जो हमारे पास जो एग्जिस्टिंग नॉलेज जो हम लोगों ने गेन किया है उसके ऊपर हम लोग फोकस नहीं कर पाते हैं। और नेक्स्ट यही चीज है कि मोस्ट ऑफ द लोगों के अंदर ऐसा सोचते हैं कि यार मैं तो बहुत अच्छा मार्केट ना प्रेडिक्ट कर लेता हूँ, फिर भी मैं लॉसेज में रहता हूँ। क्या हो सकता है इसके पीछे का रीज़न? उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न होता है वो होता है हिंड साइड बायस। अब हिंड साइड बायस क्या होता है? हिंड साइड बायस सिंपल सा है कि भाई मुझे तो पहले से ये सारी चीज़ें पता थी, आपने देखा होगा। और ये चीज़ें ना ट्विटर यूट्यूब हर जगह बहुत ज़्यादा होते हैं, इवन टीवी न्यूज़ एंकर में वो क्या करते हैं, जैसे ही मार्केट कंटिन्यूअसली हाई बनाना स्टार्ट करता है ना वो चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं कि मार्केट इतने फॉल गिरेगा, मार्केट इतने फॉल गिरेगा, मार्केट में एक बहुत ही लंबा करेक्शन आने वाला। मार्केट आप देखोगे कंटिन्यूअसली वो हाईज लगाते जा रहा है, बट वो ये चीज़ें रोज बोलते रहेंगे। अब आपको पता है प्राइस का जो नेचर होता है वो कभी भी एक डायरेक्ट अपसाइड तो जाएगा नहीं, रिट्रेसमेंट उसके अंदर आएगा, एक फॉल तो आएगा उसमें कुछ टाइम के बाद। जैसे ही वो फॉल आता है वो चिल्लाने लग जाते हैं कि भाई देखो मैंने तो पहले ही बोला था फॉल आएगा, एंड देखो फॉल आ गया। एंड यही चीज़ ट्विटर पे भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, और ये चीज़ ना लोगों के भी दिमाग में होती है कि हाँ यार वो पर्सन ना बहुत ज़्यादा टाइम से बोल रहा था कि फॉल आएगा, एंड फॉल आ भी सकता है। तो क्या उस पर्सन के बोलने से फॉल आया है? नहीं, ये क्या था, ये था एक हिंड साइड बायस। क्यों? क्योंकि फॉल तो आना ही था इसलिए आ गया, लेकिन सिंस मैं बहुत ज़्यादा टाइम से बोल रहा था इसके बारे में, इसलिए लोगों ने इससे एसोसिएट कर लिया कि इसने बोला या फिर इसने प्रेडिक्ट कर लिया कि फॉल आने वाला है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। और यही जो मैंने आपको बताया कि सोशल मीडिया पे तो होता है, हम लोग खुद के साथ भी ये सारी चीज़ें करते हैं। आप सोचो आपने खुद भी ये सारी चीज़ें बहुत बार की होगी कि यार मैंने ना कल सोचा था कि ओवरनाइट कल पुट्स कैरी कर लूँ या पुट बाय कर लूँ या फिर मैं फ्यूचर शॉर्ट कर लूँ या फिर मैं कॉल शॉर्ट के स्प्रेड्स बना लूँ। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है नेक्स्ट डे गैप डाउन होगा। ट्रेड हम लोगों ने भले ही नहीं लिया, लेकिन नेक्स्ट डे जब गैप डाउन हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं यार मुझे तो पता था। ऐसा आपने ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार सोचा होगा, पहले भी आपने सोचा होगा, लेकिन जिस दिन आप गलत हुए होगे उस दिन आप क्या जस्टिफिकेशन दोगे कि यार अच्छा हुआ मैंने नहीं लिया ट्रेड, क्योंकि अगर लेता तो लॉस हो जाता। आपने उसको एक पॉजिटिव नोट में छोड़ दिया, एंड जब आपका जो ट्रेड था जो आपने नहीं लिया और आपका डायरेक्शन सही हो गया, आपने उसको भी एक पॉजिटिव साइड में छोड़ दिया। इसी के कारण आपको हिंड साइड बाइस आ जाता है। एंड इसको अगर आपको देखना है तो इसका सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है पोस्ट ट्रेड एनालिसिस। तो जो सबसे पहला चीज है कि ट्रेड जैसे ही खत्म होता है हम लोग इसके पीछे एनालिसिस करते एंड उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते कि यार ये तो मुझे पता ही था इस डायरेक्शन में जाएगा।
तो अब इसका इम्पैक्ट क्या आ जाता है ना कि इससे हमें ओवर कॉन्फिडेंस आता है और इससे हम लोग क्या करते हैं, अंडर एस्टिमेट कर देते हैं जो भी हमारे फ्यूचर में जो रिस्क होने वाले हैं ट्रेड में वो होने वाले हैं। सेकंड क्या होता है, मार्केट प्रेडिक्शंस, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। और ये मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट करेक्शन के टाइम बहुत ही ज्यादा होता है कि हम लोग सोचते हैं कि यार मार्केट तो करेक्ट करेगा और मैं तो ये साइन देख रहा था, और जब एक्चुअल में मार्केट करेक्ट करता है तो हमें लगता है कि हम लोगों ने क्या बहुत तगड़ी प्रेडिक्शन कर ली, लेकिन एक्चुअली में वो एक हिंड साइड बायस आता है। थर्ड होता है कि हमें ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जब हम लोग इवेल्युएट करते हैं, तो फॉर एग्जांपल जैसे लेट्स से हम लोग अपने पास्ट ट्रेड्स को इवेल्युएट कर रहे हैं ना, तो एक ट्रेडर ऐसा सोच सकता है, ये पॉइंट आउट कर सकता है कि कुछ चीजें ना एक सर्टेन वे में पॉइंट आउट कर रही थी। फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ इंडिकेटर्स के नाम बताऊं, फॉर एग्जांपल हम लोग बोलिंजर बैंड की बात करते हैं। अगर आप सोचो कि बोलिंजर बैंड कैसे वर्क करता है, आपको पता होगा कि जब भी मार्केट ना कंसोलिडेट करती है तो बोलिंजर बैंड की रेंज नैरो होती है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है बोलिंजर बैंड तो इट्स फाइन, लेकिन अगर आपको पता है तो आप इस चीज को इमेजिन करो जो मैं बोल रहा हूं। तो अब बोलिंजर बैंड नैरो हो रही है जब वो साइडवेज है। अब बोलिंजर बैंड एक्सपैंड कब होगा, जब मार्केट फटेगा, या तो ऊपर फटेगा या तो नीचे फटेगा। अब कभी भी देखोगे ना मार्केट जब भी फटेगा ऊपर, वो ऊपर फटेगा और नीचे आएगा, ठीक है। तो अब आप बोलिंजर बैंड को अगर आप देखोगे ना तो आप देखो कि यार ये बोलिंजर बैंड जब ऊपर गया, जब उसने अपर रेंज का जब ब्रेकआउट दे करके जब वापस से वो नीचे आया ना, तो मार्केट वहां से फॉल कर गई। और इसमें हिंड साइड का आप कंफर्मेशन बाइस भी आपका काम करने लग जाता है। अब जबरदस्ती वैसे ट्रेड्स को फाइंड करने की कोशिश करते हो जिसने आपके जो सोचा था कि ये होता है, उसी चीज को आपने प्रूफ करने के लिए वैसी सारी चीजों को आप खोजना स्टार्ट कर देते हो। तो ये सबसे बड़ा चीज रहता है। एंड जो इसके आगे की जो चीज है वो है मिस जजिंग रिस्क, यानी कि लेट्स से कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेड है, ठीक है, आपने एक ट्रेड लिया ब्रेकआउट पे एंड ट्रेड आपका बहुत मस्त जा रहा है, ठीक है, बट उसके बाद क्या होता है कि वो ट्रेड ना गिरना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि मार्केट वहां से गिरना स्टार्ट कर देती है। एंड जब से ही वो गिरना स्टार्ट कर देती है, आपने एग्जिट तो नहीं किया, लेकिन जब वो गिर जाती है ना तो फिर आप देखते हो वहां पे रीजन की क्या रीजन था कि अरे यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल था। क्योंकि अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर आप ड्रॉ करने के लिए जाओ तो आपको हर जगह दिख जाएगा, हर एक छोटे टाइम फ्रेम में, हर एक बड़े टाइम फ्रेम में आपको दिख जाएगा। तो आप कुछ भी लॉजिक दे सकते हो किसी भी चीज़ का, लेकिन अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में जाते हो तो आप ये सब चीज नहीं करोगे। तो ये सारी चीजें ना इशू हो जाती है, ऐसे हम लोगों के अंदर बायसेस क्रिएट हो जाते हैं। अब हम लोग एक डायरेक्शनल ट्रेडिंग का ना एक बहुत ही फेमस कोट है, आपने सुना होगा कि ट्रेडिंग करना कितना इजी है ना, ट्रेडर बनना कितना इजी है। आपको क्या करना है, लॉसेस स्मॉल कट करने हैं और जो विनर्स है उसको राइड करना है। आपने बहुत बार सुना होगा, इवन बहुत सारे टिपिकल साइकोलॉजी बुक्स में भी आपको सुनने को मिला होगा कि कट योर लॉसेस शॉर्ट एंड राइड योर विनर्स। बट जब मैं ये लाइन पढ़ता हूँ ना तो मुझे आती है ये है हंसी, मुझे हंसी आती है ये कि भाई ये तो चीज़ें मुझे समझ में आ गई कि मुझे लॉसेस कट करने हैं और विनर्स को राइड करने हैं, ये बात बिल्कुल सच है। बट सबसे बड़ा इशू तो यही है ना कि मैं ये कर नहीं पाता हूँ, कि मैं लॉसेस नहीं कट कर पाता हूँ स्मॉल और विनर्स नहीं राइड कर पाता हूँ। आप जब एक लेवल के ऊपर आप जाओगे ना तो आप लॉसेस भी कट कर लोगे स्मॉल, लेकिन आप विनर्स राइड नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर आप विनर्स राइड करना अगर आपको आ गया, इसका मतलब है कि आप 100% आप ऑलरेडी प्रॉफिटेबल बन चुके हो। इसके पीछे का क्या रीज़न है, इसके पीछे का रीज़न होता है कॉग्निटिव डिसोनेंस। कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या होता है, तो हम लोग एक बार इसे रीड करते हैं कि कॉग्निटिव डिसोनेंस इज इन ट्रेडिंग रेफर्स टू अ साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट दैट अराइजेस व्हेन अ ट्रेडर होल्ड्स टू कन्फ्लिक्टिंग बिलीव्स और व्हेन देयर एक्शंस कन्फ्लिक्ट देयर बिलीव्स। तो मैं आपको इसका ना एकदम सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ जो कि आपको समझ में आ जाएगा। अगेन हम लोग ब्रेकआउट का एग्जांपल लेने वाले हैं कि लेट से एक ब्रेकआउट हुआ है और हम लोगों ने ना उसमें अंदर ट्रेड लिया, बाय किया है हम लोगों ने। अब मार्केट ऊपर जा रहा है और मार्केट में अब हमें एक रिट्रेसमेंट दिख रहा है, यानी कि मार्केट ऊपर जा रहा है एंड मार्केट थोड़ा सा ना फॉल करता है। अब हमारे दिमाग में दो चीज़ें आएगी। पहला, यार मुझे एक ना यहाँ पे स्मॉल रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो एक काम करता हूँ कि मार्केट यहाँ से ना गिर सकती है, तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर देता हूँ। अब जो दूसरी चीज़ है यहाँ पे हमारे दिमाग में आ रही है वो क्या है कि यार ये रेजिस्टेंस ना बहुत ही वीक है, ये इजीली ब्रेक हो सकता है और मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है। अब होता क्या है नेक्स्ट मोमेंट में कि एक और रेड कैंडल बन जाती है। अब हो जाती है हमारी हालत ख़राब। क्यों? क्योंकि अब हमें लगता है कि यार मैंने तो ट्रेड लिया ब्रेकआउट एंड ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल भी हुआ
हमारा प्रॉफिट भी बन रहा है एंड लेकिन अब जा कर के मेरे प्रॉफिट्स रिड्यूस होने लगे हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए? तो हमारा जो माइंड है ना, तो कॉग्निटिव डिसोनेंस के अकॉर्डिंग जब भी हमारा माइंड है सबसे सिंपल सा वे फाइंड करता है, वो ये है कि जो भी पेन हो रहा है हमें, जो भी दर्द हो रहा है, उस दर्द को खत्म कर दो। दर्द कैसे खत्म होगा? ट्रेड को एग्जिट करने से। एंड यही सबसे बड़ी रीज़न है कि हम लोग कभी भी अपने प्रॉफिटेबल ट्रेड्स होल्ड नहीं कर पाते। मार्केट जब तक ऊपर जा रहा है ठीक जा रहा है, लेकिन जैसे ही एक रेड कैंडल दिखती है ना, हम लोग एग्जिट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग वो पेन बियर नहीं करना चाहते हैं। एंड यही सबसे बड़ा रीज़न रहता है कि जब भी हम लोग ट्रेड लेते हैं और ट्रेड हमारे अगेंस्ट में जाती है, यानी जब भी हमारी लूजिंग पोजीशन रहती है, हम लोग उसको छोड़ देते हैं ऐसे ही रन करते हुए। क्यों छोड़ते हैं हम लोग उसको रन करते हुए? उसके पीछे का यही रीज़न है कि हम लोग को पता रहता है ये चीज़ कि ये जो अभी हमें लॉसेस दिख रहा है ना, ये एक अनरियलाइज्ड गेन है, यानी कि ये अभी तक बुक नहीं हुआ, यानी कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकती है। और हम लोग इस होप में उसको पकड़ करके बैठे रह जाते हैं। तो सिंपल सी चीज़ है कि हम लोग चाहे लॉसेस होल्ड कर रहे हैं हम लोग, या फिर प्रॉफिट हम लोग होल्ड नहीं कर पा रहे, प्रॉफिट बुक कर ले रहे हैं, इसका जो मेन रीज़न यही होता है कि हम लोग अपने ज़िंदगी में ना पेन अवॉइड करना चाहते हैं। और यही चीज़ है जो मैंने यहाँ पे लास्ट में लिखी है कि आवर माइंड इज डिजाइन्ड टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द पेन। और यही सबसे बड़ा रीज़न होता है कि हम लोग हमारे विनिंग पोजीशन को पहले कट कर देते हैं। लॉसेस शायद आप पहले कट करना सीख गए होगे अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम तक कर रहे हो, लेकिन जो विनिंग पोजीशन को जो होल्ड करना है वो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क होता है आपको। तो अब इस पेन को कैसे सॉल्व करना है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है कि जो चेंज है ना, उस चेंज को आप स्लोली इंट्रोड्यूस करो। और कभी भी बिग टारगेट मत सेट करो, हमेशा स्मॉल टारगेट सेट करो एंड उसको कंप्लीट करो। यहाँ पे ट्रेडिंग की बात मैं नहीं कर रहा हूँ कि अपने टारगेट्स छोटे रखो एंड उसको कंप्लीट करो। मैं यहाँ पे रियल लाइफ की बात कर रहा हूँ कि आप अपने लाइफ में ना कभी भी बड़े टारगेट सेट करना चाहिए, आपके एम्बिशंस बड़े होने चाहिए, लेकिन आपको एग्जीक्यूट करने के लिए जो टारगेट होने चाहिए वो टारगेट स्मॉल होने चाहिए। एंड मेक श्योर कि आप उस टारगेट को कंप्लीट कर रहे हो, क्योंकि आपको इसी से ना सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि ट्रेडिंग में आपकी ट्रेडिंग नॉलेज तो काम करने वाली है, लेकिन ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपको इसीलिए अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस ना इंक्रीज करना पड़ेगा। अब आप सोचो कि सेल्फ कॉन्फिडेंस ना हमारा वीक कैसे होता है, उसके पीछे के लॉजिक को समझने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल, हमें एक चीज़ पता है कि अगर हमें ना हेल्दी बनना है या फिर अगर हमें एब्स चाहिए, तो हमें सिंपल सी चीज़ है, हमें जिम जाना चाहिए। ये हम सबको पता है, सारे लोगों को ये सारी चीज़ें पता है कि इफ़ यू वांट टू बिकम थिन यू हैव टू ईट लेस, प्रोटीन लो एंड जिम जाओ। बट द क्वेश्चन इज कि कितने सारे लोग कर पाते हैं? मोस्ट ऑफ द लोग नहीं कर पाते हैं। इंस्टेड क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ना अपने आप को प्रॉमिसेस करते हैं कि मैं ना ये करूँगा, मैं ना वो करूँगा, लेकिन हम उन सारे प्रॉमिसेस को फुलफिल नहीं कर पाते हैं। उसके कारण क्या होता है कि बाहर में तो मैंने किसी से नहीं झूठ बोला, लेकिन खुद से मैंने यहाँ पे झूठ बोल दिया कि मैं ना ये करना चाहता हूँ और मैं ये करूँगा, लेकिन मैं वो चीज़ करता नहीं हूँ। हमारे माइंड को पता चल जाता है भाई ये इंसान तो झूठ बोलता है एंड इसकी बात की कोई भी वैल्यू नहीं है। तो क्या होता है कि हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो जाता है। यही चीज़ होती है आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो अगर आपको ट्रेडर अच्छा बनना होगा तो आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना पड़ेगा, और उसके लिए वही करना होगा जो मैंने आपको चीज़ें बताई। तो जब भी आप पेन को टैकल करोगे ना, तो आप कभी भी किसी भी चीज़ को डायरेक्टली नेक्स्ट लेवल तक आप नहीं जा सकते हो। आपको एक स्लो प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको 2 लॉट्स का, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया पीछे जा करके, क्योंकि आपको अपने माइंड को इतना टाइम देना पड़ेगा कि जो आपके जो मन में जो उलझन जो चल रही है वो सॉल्व कर पाए। तो वो कैसे होगा कि आप पहले 2 ट्रेड में लोगे, 2 लॉट में, आई एम सॉरी, आप 2 लॉट में ट्रेड लोगे एंड जब आप उस ट्रेड को लेते हो तो आपको पहले अपने मेंटली रेडी बनना पड़ेगा कि वो उसने लॉस को देख पाए। आप 2 लॉट का देख पाओगे, फिर जाकर के आप 4 लॉट के लॉस को देख पाओगे, तब जाके आप 6 लॉट, 10 लॉट, 15 लॉट। आप कभी भी 2 लॉट से 20 लॉट या 100 लॉट आप नहीं कर सकते हो। अगर आप करोगे ना तो सिंपल सी चीज़ वही है कि आप पहले एग्जिट करोगे और लॉस देख करके दिमाग हिल जाएगा। और मैंने इसके बारे में फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि यही सबसे बड़ा रीज़न होता है कि बहुत सारे लोग प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जॉब करते हैं
तो उनका जो लॉस होना चाहिए वो होना चाहिए हमेशा जो उनके जॉब से जो वो डेली कमा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई 1 लाख रुपए उसने डिसाइड किया है कि मुझे मंथली लूज कर सकता हूँ, मेरी सैलरी बहुत ज़्यादा है, अगर आप 22 छोड़ो आप 20 ट्रेडिंग सेशन के अनुसार से भी देखो तो 5,000 बनता है। तो कभी भी उनको दिन में 5,000 से ज़्यादा का रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोगे तो आप राइट डिसीजन कभी भी नहीं ले पाओगे। तो आपको क्या करना है, 2 लॉट से स्टार्ट करना है जैसे मैंने आपको बताया। और आप कहीं पे भी सोशल मीडिया पे, आप यूट्यूब पे या ट्विटर पे किसी को भी आप देखते हो ना, मैंने आपको ये चीज़ें पहले भी बताई है कि इंस्पिरेशन लेना सही है, लेकिन कभी भी ना कंपैरिजन मत करना, क्योंकि आप जो सामने जिस पर्सन से आप अपने आप को कंपैरिजन कर रहे होगे उसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस रहेगा आपसे, वो ज़्यादा क्वांटिटीज़ में ट्रेड करता होगा आपके कंपैरिजन पे। अगर आप हमेशा कंपैरिजन करोगे तो सबसे पहले चीज़ है कि आप कभी खुश नहीं रहोगे, और उसके कारण क्या होगा कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम रहेगा, और कम रहेगा सेल्फ कॉन्फिडेंस तो आप ट्रेड अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो आपको कंपैरिजन अगर करना है तो वो आपको खुद से कंपैरिजन करना है। ये इट्स ऑलवेज यू वर्सेस यू। आप कल कैसे थे, लास्ट वीक कैसे थे, लास्ट मंथ कैसे थे, एंड आज आप कैसे हो। आपको ये कंपैरिजन करना है कि आप जो पहले जिस तरीके से ट्रेड कर रहे थे, क्या आपने अपनी ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट हुई जब आप अभी कर रहे हो 1 क्वार्टर के बाद या फिर 6 महीने के बाद। अगर नहीं कर रहे हो तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, और अगर आपको रीज़न जानना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट मेथड होता है, वो होता है कि आपको ट्रेडिंग जर्नल बनाना पड़ेगा। वो कैसे करना है उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग बात करने वाले हैं इसी से संबंधित कि 99% ऑफ द जो ट्रेडर्स होते हैं वो कभी भी पिरामिडिंग नहीं कर पाते हैं। इसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीज़न होता है ना, उसके पीछे का बड़ा रीज़न यही होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है। अब मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। तो अभी रीसेंट एग्जांपल पे देखते हैं ना कि एक ब्रेकडाउन हुआ था, तो मैंने क्या किया था, 77,000 पुट ऑप्शंस मैंने बाय किया था, ठीक है, एंड क्वांटिटी मैंने थोड़ी ज़्यादा बाय की थी। क्यों? क्योंकि मेरा थोड़ा अच्छा सेटअप था ये, तो मैंने बाय किया। तो मैंने इसके बारे में अपडेट थोड़ा सा बाद में दिया। क्यों? क्योंकि मुझे खुद के ट्रेड्स लेने थे। लेकिन अब आप देखो, मैंने जब अपडेट किया ना 1254 पे, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया 197 पे। अगर आप देखो 197 पे अगर कोई 10,000 क्वांटिटी बाय करता है, अगर वो प्राइस 360 तक गया होगा तो आप इमेजिन करो कि कितनी ज़्यादा प्रॉफिट हमें देखने को मिल रही होगी। लेकिन अगर आप देखोगे, मैंने आपको बताया था, तो मैंने जब अपडेट किया ना तो मैंने वहाँ पे और क्वांटिटी ऐड की, वो की थी मैंने 249 रुपीज़ पे। तो मैंने यही बताना चाहता हूँ कि पिरामिडिंग करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आप सोचो क्या होता है कि एक तो 197.65 है, जैसे ये 249 250 गया होगा ना। अगर नॉर्मल मैं बात करूं कि अगर आप जस्ट अभी आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट किए हो, जब आप जस्ट अभी प्रॉफिटेबल बनने की कोशिश कर रहे हो, तो आप 50 पॉइंट, अगर 100 पॉइंट हो गया तो भाई पूरा ही दिमाग हिल जाएगा कि इतना ज़्यादा कैसे होल्ड करूं। अब तो जाकर के हमें इशू आने वाला है। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये 360 पे आया था, मैंने कुछ क्वांटिटी एग्जिट की थी बट मैंने होल्ड करके रखा। तो जैसे ये 249 पे आया, मैंने अपनी पोजीशन एग्जिट नहीं की, मैंने यहाँ पे और क्वांटिटी ऐड की। क्यों? क्योंकि मुझे लगा था कि यहाँ से एक और रिट्रेसमेंट ना आना चाहिए यहाँ से, यानी कि यहाँ से मार्केट थोड़ा और ऊपर जाना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 249 के ऊपर बाय किया। अगर आप देखोगे 316 तक ये ऊपर गया, फिर जाकर के मैंने अपने मोस्ट ऑफ द क्वांटिटी कर दी एग्जिट, एंड लास्ट में मैंने 271 के ऊपर मैंने जब अपडेट किया तो मैंने यहाँ पे समवेयर अराउंड एग्जिट किए अपने पोजीशंस इसके बाद। तो इसका बताने का मेन मकसद यही था कि पिरामिडिंग करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, जो कि स्टेप सी में होता है। अगर आपको याद होगा, मैंने रिस्क टू रिवॉर्ड वाले में बताया था। ये आप कैसे पहुंच पाओगे, सिमिलर सी चीज़ है। मैं इसीलिए आपको बार बार एक ही चीज़ को बोल रहा हूँ कि सबसे पहला गोल आपका ये होना चाहिए, स्टेप ए, कि आप रिस्क टू रिवॉर्ड फिक्स करके प्रैक्टिस करो। स्टेप बी होता है आपका कि आप ट्रेलिंग का यूज़ करो। जब आप ये दोनों चीज़ जब आप कर लो तो फिर आप थर्ड स्टेप में आओ, पिरामिडिंग। क्योंकि जब आप पिरामिडिंग करोगे तो आपकी ग्रोथ जो होती है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होती है, आप सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, द मेन की यही है कि आप स्लो प्रोसेस को फॉलो करो और धीरे धीरे स्टार्ट करो। तो आई थिंक वीडियो शायद बहुत ज़्यादा बड़ी बन गई होगी, बताना बहुत कुछ है, एंड इसका जस्ट ना इमीडिएट वर्जन मैं जल्दी रिकॉर्ड करके अपलोड करूँगा। एंड जाते जाते एक क्वेश्चन पूछना है आपको सबसे पहले खुद से, क्योंकि मैंने देखा डेडिकेशन एक्चुअली में नहीं होता है, यही सबसे बड़ा रीज़न होता है ट्रेडर नहीं बनने का। हम लोग बोलते हैं कि हम लोग कुछ भी करेंगे, आप मुझे कुछ भी बोलो, मैं वो रूल्स फॉलो करूँगा और मैं ट्रेडर बनना चाहता हूँ। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल अगर आप देखोगे ना बिहेवियर, तो आपको पता चलेगा कि वी आर नॉट डूइंग इट वॉट एवर इट टेक्स टू बिकम अ ट्रेडर।
तो इसके लिए ना आपका सबसे पहले वाई क्लियर होना चाहिए, यानी कि आपके अंदर एक बर्निंग डिजायर होनी चाहिए कि आप ट्रेडर क्यों बनना चाहते हो। एंड जब आपका ये वाई क्लियर होगा ना तो आप अच्छे से वर्क कर पाओगे इसके ऊपर। तो अच्छा, इसका कोई भी लेना देना लेजीनेस से नहीं है। जैसे कि एक बहुत ही फनी स्टोरी है, लेट्स से कि आपका एक फ्रेंड है, ठीक है, आप उसको बोलते हो कि भाई कल सुबह 5 बजे आ जाना, हम लोग जिम जाएंगे या फिर कुछ भी करने जाएंगे। देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि वो आपका फ्रेंड नहीं आने वाला, या फिर शायद आप खुद ही इमेजिन करो अपने आप को नहीं जाओगे आप, या फिर आपका फ्रेंड नहीं आएगा सुबह के 5 बजे। लेकिन वही अगर उस समय बोला जाएगा ना कि तुम्हारी क्रश आने वाला है या आने वाली है सुबह के 5 बजे, तो देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि वो पर्सन आ जाएगा या फिर आ जाएगी। अब उसके पीछे का रीजन समझो क्या है। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं थी, इसका रीजन मेन ये है कि उसके पास अब एक रीजन था, एक सॉलिड रीजन। पहले उसके पास रीजन नहीं था लेकिन अब रीजन है, इसीलिए रीजन ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर मेरे स्कूल के अगर आपको मैं स्टोरी बताऊं, सेम टू सेम चीज ना यही हुआ था कि एक फ्रेंड था एंड हमारे साथ में ही था, और हम लोग ना उसको हमेशा बोलते रहते थे कि भाई तुम्हारा दिमाग ना बहुत तेज है, लेकिन थोड़ा सा स्टडीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करो तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन वो उतना ज़्यादा नहीं करता था। तो स्टोरी क्या हुई थी कि उसे मतलब एक लड़की थी, उसे वो अच्छी लगती थी। तो उसने क्या सोचा कि अगर मुझे इसे इम्प्रेस करना है तो मुझे पढ़ाई में अच्छा बनना पड़ेगा। तो वो ना मेहनत करने लग गया एंड वो एक बिलो एवरेज स्टूडेंट से एक अबव एवरेज स्टूडेंट बन गया। बाद में तो कुछ नहीं हुआ लेकिन इससे एक चेंज आ गया। तो मेन गोल यही है आपको ये स्टोरीज बताने का कि आपके अंदर अगर कोई भी बर्निंग डिज़ायर होगी, आपके पास एक प्रॉपर रीज़न होगा, आपके पास एक वजह होगी कि मुझे क्यों ट्रेडर बनना है, तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है आगे करने के लिए। तो अभी हम लोग वीडियो को एंड करेंगे क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे बात किया कि प्रॉब्लम क्या थी हमारी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि 95% ऑफ द ट्रेडर्स लूज करते हैं एंड 5% ऑफ द ट्रेडर्स बनाते हैं। तो वो क्या गलती करते हैं हमें पता चल गया। तो वो क्या गलती करते हैं हमें पता चल गया कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। आगे जा कर के हम लोग सीखने वाले हैं कि हमें अब क्या करना है। थैंक यू सो मच।